क्वेश्चन लिखो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेन का मैच द कॉलम लिखो। मैच मैच द कॉलम है, जेडब्ल्यू मेन का ही है 2025 का। ऐसे ही क्वेश्चन आता है खास करके चैप्टर से, यूनिट से रिलेटेड। बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या होगा? गॉस, टेस्ला गॉस। क्लियर? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब वो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ले लो या एच ले लो, ये दोनों ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ये क्या होगा? एम्पियर, रुको पर मीटर है क्या, वो चेक कर लो। नहीं, एम्पियर मीटर दिया हुआ है। बोलो, एम्पियर मीटर होगा। तो वो एम्पियर मीटर होगा तब, एम्पियर पर मीटर। जहाँ पे थ्योरी लिखा है तो वहाँ पे देखो एच का यूनिट क्या है थ्योरी में, एम्पियर पर मीटर है क्या? तो ये एम्पियर पर मीटर ही होगा यहाँ पे, तब प्रिंटिंग मिस्टेक है तब। रुको एक मिनट, हाँ ठीक है। तो सॉरी मैंने ही गलत लिखा, ये है, ये है, ये ठीक है, ये है पूरा, वो भूल गया था। तो क्या होगा ये? एम्पियर पर मीटर। कहाँ गया? नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है, वेबर। और मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? कॉपी करो फास्ट। हाँ सीजीएस यूनिट गॉस है। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही चीज होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, सीजीएस यूनिट होता है गॉस। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, देखो ये भी जेडब्ल्यू मेन का ही है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? ये हो गया, लिखो क्वेश्चन लिखो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये अगेन 2024 का जेडब्ल्यू मेन का है। चार दे रहा हूँ, आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ए बी सी डी, इस तरह से चार स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है अलाइन देमसेल्व्स along direction of external magnetic field. Second statement, attracts strongly towards external magnetic field. Third statement है
हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन जीरो, ये जीरो है। डी मूव फ्रॉम रीजन ऑफ strong, region of strong to weak magnetic field। ऑप्शन है ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी ओनली, ए कॉमा सी ओनली, ए बी सी डी, बी डी ओनली। बताओ। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट बताओ। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ऐसे चेक कर, कुछ नहीं, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, सब खुद ब खुद निकल जाएगा। क्लियर? इस तरह से अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन करेक्ट है। अट्रैक्ट्स स्ट्रांगली, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता है, वीकली करता है, ये इनकरेक्ट है। हैज ससेप्टिबिलिटी करेक्ट है। मूव फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रांग टू वीक, नहीं, वीक से स्ट्रांग के तब जाएगा, ये रॉन्ग है। ए एंड सी ओनली। क्लियर? चलो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बताना। ये भी अगेन जेडब्ल्यू मेन का है क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो, बताना स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। एसएसएन रीजनिंग है। स्टेटमेंट वन, द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट, तो स्टेटमेंट वन फॉल्स। स्टेटमेंट टू, the induced magnetic dipole moment in the diamagnetic sample is always opposite to the magnetizing field। ट्रू। तो क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सॉरी वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बाद बाकी यही सब क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बस। तो हो चुका है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हो चुका है लेकिन फिर भी कर लो। लिखो, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल is 99। The susceptibility of paramagnetic material is 99। Calculate the permeability of material। Calculate the permeability of material। चार ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ आंसर क्या है। क्वेश्चन में ये भी गिवन था, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, ऐसा यूनिट है। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर बताओ। ये बोल रहे हो आंसर? चलो देखो यहाँ पे म्यू आर 1 + XM, 1 XM कितना है, तो ये 100 हो गया। म्यू आर को लिखेंगे म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू कुछ नहीं है, 100 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ -7, तो ये आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻5। दैट्स ऑल। क्लियर? क्लियर है ये पार्ट? चलो नेक्स्ट। रोटेटिंग मैग्नेट ये सब तो हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 4 ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, लिखो क्वेश्चन इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स डायमैग्नेटिक मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल। बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होगा, ये और ये, दैट्स ऑल। ये किसका है, पैरामैग्नेटिक। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या। ऐसा क्वेश्चन आता है, देख लो, सिंपल सिंपल रहेगा, लेकिन आएगा 100% एक क्वेश्चन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए सॉफ्ट आयरन इज सुइटेबल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। A soft iron is suitable for making an electromagnet. This is because a soft iron is suitable for making an electromagnet. This is because 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन लिखो। ये कोएर्सिविटी लिखा हुआ है। बोलो आंसर। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन मतलब कोएर्सिविटी लो होगा और रिटेंटिविटी भी क्या होगा, जहाँ पे हाई रिटेंटिविटी वो तो होगा, हाई रिटेंटिविटी नहीं हो सकता, हाई रिटेंटिविटी नहीं हो सकता, क्लियर। यहाँ पे लो कोएर्सिविटी है, लो रिटेंटिविटी, दोनों करेक्ट है, मतलब चेक करना पड़ेगा परमिएबिलिटी। कुछ नहीं, आयरन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो परमिएबिलिटी हाई, करेक्ट, क्लियर ये बात। और यहाँ पे कोई डाउट है क्या? हेडिंग डालो फ्लूइड, यू आर आई टेम्परेचर, फ्लूइड टेम्परेचर। the temperature at which the temperature at which बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, the temperature at which the ferromagnetic substance, the temperature at which the ferromagnetic substance becomes paramagnetic, the substance at which ferromagnetic substance, sorry, the temperature at which the ferromagnetic substance becomes paramagnetic is called Curie temperature. The temperature at which the ferromagnetic substance becomes, the temperature at which the ferromagnetic substance becomes gets converted to paramagnetic, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, क्यूरी। यहाँ पे देखो होता क्या है, अगेन सिंपल लॉजिकल है, होता क्या है, यहाँ देखो, कभी देखना नॉर्मल भी देखोगे, अगर मान लो कोई मैग्नेट है और मैग्नेट, ये मैग्नेट है, मान लो कोई मैग्नेट मार्केट से खरीद के लाओ, उस मैग्नेट को अगर हीट कर दोगे, हीट, तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ये खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो, एक कोई सा भी अगर मैग्नेट होगा उसको गर्म करके देख लेना, मान लो यहाँ पे नेल्स रखा हुआ है, तो जनरली ये क्या करेगा, नेल्स को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर मैग्नेट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर अट्रैक्ट तभी करेगा जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। तो बेसिकली होता है क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिज्म कम होने लगता है, तो वो किसकी तरफ चल जाता है, पैरा की तरफ। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा मैग्नेटिज्म खो देगा, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ये फेरा से पैरा जाना है, फेरो से पैरा, क्लियर है ये बात। बोले यहाँ कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, when the temperature of a ferromagnetic substance is increased, when the temperature of ferromagnetic substance is increased, when the temperature of ferromagnetic substance is increased, the magnetization decreases. When the temperature of the ferromagnetic substance is increased, the magnetization decreases, and the ferromagnetic substances gets converted into paramagnetic, and the ferromagnetic substances gets converted into paramagnetic substance, and the ferromagnetic substance gets converted into paramagnetic substance. This is because of increase in the, this is because of the increase in the, this is because of the increase in randomization of domain. This is because of the increase in randomization of domain. This is because of the increase in randomization of domain. This is because of the increase in randomization of domain at some
the domain may disintegrate at a sufficiently high temperature. The domain may disintegrate at a sufficiently high temperature. The domain may disintegrate and the ferromagnetic substance becomes paramagnetic. Domain may disintegrate and the ferromagnetic substances become paramagnetic. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ferromagnetic and paramagnetic substance. Temperature dependence of ferromagnetic and paramagnetic substance. पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, जैसे डिस्कस किया था. ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और फेरो के लिए फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल याद रखना, अबव क्यूरी टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर TC ferromagnetic substances follows Curie-Weiss law and becomes paramagnetic. Curie-Weiss law क्या है? xm equals to some constant k t minus tc, या फिर xm proportional to 1 upon t minus tc. क्लियर ये पार्ट? और ग्राफ क्या आएगा? xm इधर लिखते हैं t minus tc इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लियर? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो क्यूरी-वाइस लॉ का, इसको कॉपी कर लो. क्यूरी-वाइस लॉ का डेफिनेशन लिखो. Write the definition of Curie-Weiss law. लिखो, according to Curie-Weiss law, the susceptibility of ferromagnetic substance, according to Curie-Weiss law, the susceptibility of a ferromagnetic substance, above the Curie temperature. According to Curie-Weiss law, the susceptibility of a ferromagnetic substance above the Curie temperature is inversely proportional to excess of temperature above Curie temperature. Is inversely proportional to excess of temperature above Curie temperature. ये excess ही है. Is excess of what? Temperature above Curie temperature inversely proportional. Clear? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? Next लिखो, magnetic field patterns for dia, para and ferromagnetic substances. Magnetic field pattern for
मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये कुछ नहीं है, डायग्राम है जो आपको याद है। क्लियर? ये नॉर्थ है, मान लो ये साउथ है। क्लियर? और बीच में अगर मैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूँ, कौन सा सब्सटेंस? डाया मैग्नेटिक। तो ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? एक लाइन बीच से पास होगा, बाद बाकी कोई भी लाइन मैग्नेट को क्रॉस नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर रहा है? क्लियर? ये डाया है। पैरा का अगर बनाओगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, बीच में मान लो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया। पैरामैग्नेटिक डायग्राम ड्रॉ करो। पैरामैग्नेटिक का देखो, एक लाइन तो बीच से पास होना ही है। क्लियर? एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, बाद बाकी पूरा का पूरा नॉर्मल रहेगा। ठीक है? बाद बाकी ऐसा रहेगा। अब याद रखना, कर्वेचर ध्यान से देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। क्लियर? याद रखना, ऐसे ही बना। नॉर्मल केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? स्ट्रेट। इस केस में ऐसे बेंड होगा, उस केस में मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। समझ में आया? और पैरामैग्नेटिक में ये फेरोमैग्नेटिक ये सीवियर हो जाता है, बस इतना ही है। अगर मैं फेरो ड्रॉ करूँ, सॉरी, ये नॉर्थ और ये साउथ, मान लो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरो, तो यहाँ पे कितना लाइन था? 3 लाइन अंदर, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्लियर? एक क्या 90 डिग्री? नहीं 90 डिग्री, वो तो मटेरियल था ना, ये फील्ड है। कौन सा? फ्रीली सस्पेंडेड। इसमें फ्रीली सस्पेंड नहीं किया है, इसको जोर जबरदस्ती रखा है इस तरह। समझ में आया? ये रिपेल करना है। फ्रीली सस्पेंड अगर ये थ्रेड से रहता तो वो तो 90 डिग्री में। क्लियर? ये तो फ्रीली सस्पेंड वाला केस नहीं है ना, इसलिए तो अलग से करा। क्लियर? ये बात ऐसा कुछ इस तरह से। क्लियर? ये चैप्टर होता है कंप्लीट, इसमें और कुछ नहीं है, जितना था करा दिया। अर्थ मैग्नेटिज्म वैसे कुछ है नहीं, सिलेबस से हटा दिया गया है, बस वो 15 मिनट्स का टॉपिक उसमें जाना। जेडब्ल्यू मेन में भी नीट में भी रिमूव हो गया सिलेबस। ठीक है? उससे कुछ न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। क्लियर है ये पार्ट? लास्ट एक पार्ट लिखो। लिखो, हालांकि कभी क्वेश्चन नहीं आया है नीट में, इसलिए तो नहीं आया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। लिखो, ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ये उसी टाइप का है जो आपको बताया था टॉर्क वाले एग्जांपल में। टॉर्क वाले में बताया था ना, ऑसिलेशन होगा तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, वही केस है। टॉर्क में क्या था? यहाँ पे ये था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट जनरली ऐसा रहता है, ये साउथ ये नॉर्थ, ये था ना। मैग्नेट को अगर मैं थोड़ा ऐसा कर दूं, तो अब ये ऐसा ऐसा होते होते फाइनल कुछ ऐसा पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर? लेकिन ये बीच का टाइम क्या कर रहा है? ऑसिलेट। क्लियर? टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई अंडर रूट m बाई के, m बन जाएगा i, कांस्टेंट बन जाएगा m इंटू t, यही था, सॉरी कैपिटल M। अब अगर यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे ये मैग्नेट को पकड़ के रखा है क्या? नहीं पकड़ के रखा है ना,
यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो ये टेबल है, टेबल में मैग्नेट है, पहले ऐसा था, मैग्नेट फिर इधर था, मैग्नेट को मैं क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, तो मैग्नेट ऐसा ऐसा होने लगा, ऑसिलेट करने लगा, वापस से इधर आ गया। क्लियर? इसको टेबल को हटा के अगर मैं ऐसा कर, इसको थ्रेड से कर दूं, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इधर ही इंक्लाइन रहेगा, थोड़ा सा इधर ऐसे कर दूं, तो ये फिर ऐसा होने लगेगा, फॉर्मूला बात तो वही आएगा ना, वही इसमें भी टाइम पीरियड सेम है। क्लियर? बोलो यहाँ तक डायग्राम बना देना बस। मान लो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है इस तरह से। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ करना स्ट्रेट। क्लियर एवरीवन? ये मैग्नेटिक मोमेंट है, मान लो ये वाला लाइन, कलर चेंज कर लो या कुछ भी, ये रेड वाला लाइन मैग्नेटिक मोमेंट है, ये बी है। ये क्लियर? दोनों का बीच का एंगल कितना है? ये प्लीज समझ में आ रहा है ये पार्ट? आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा या नहीं, पहले ये बताओ। अरे होगा ना ऑसिलेशन। क्लियर? टाइम पीरियड कुछ नहीं है, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन दैट्स ऑल। एम क्या है बताओ? बी मैग्नेटिक, दैट्स ऑल। क्लियर? डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं, यही डेरिवेशन है, वहां पे भी टॉर्क ही निकालेंगे ना, टॉर्क कितना होगा बताओ? डी साइन थीटा, थीटा स्मॉल है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? एम बी थीटा। यही तो था डेरिवेशन। बोलो टॉर्क क्या होता है? एम बी साइन थीटा। एसएचएम मतलब थीटा स्मॉल, थीटा स्मॉल मतलब टॉर्क को क्या लिखेंगे? एम बी थीटा। कंपेयर करेंगे टाउ इक्वल टू सी थीटा से, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम बी। इस वाले फॉर्मेट में टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन। इज इट क्लियर और नॉट? ये पार्ट क्लियर है? इसमें कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट इसका तो स्पेशल केस है, वो लिखो। देखो स्पेशल केस नंबर 1। क्लियर? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? केस 1। और यहाँ देखो प्लीज डायग्राम, एक नहीं दो मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा ना, सॉरी ये साउथ है, ये साउथ है, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 ले लिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 ले लिया। अलग होगा क्योंकि साइज अलग है मैग्नेट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पोल स्ट्रेंथ भी अलग हो सकता है। क्लियर? अब इसका अगर मैं ये भी इस कहाँ पे रखा हुआ है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड मतलब ये भी कहाँ पे रखा हुआ है? वही मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा हुआ है, फ्रीली सस्पेंड करके, या फिर वैसे रखा हुआ है। क्लियर? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बोलो तो टाइम पीरियड क्या होगा? देखो यहाँ टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट, ऊपर क्या आता है? ऊपर क्या आता है? यहाँ पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऐड होता है, I1 प्लस मैग्नेटिक मोमेंट वो वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, क्या होगा? यहाँ पे ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्लियर एवरीवन? इसी चीज को मैं अगर रिवर्स कर दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ये साउथ था, ये नॉर्थ था, ये M2 था, इसको अगर मैं पलट दूं, इधर साउथ कर दूं, इधर नॉर्थ कर दूं, तो ये हो जाएगा M1। क्लियर? सेम केस को ऊपर वाला मैग्नेट को बस रिवर्स कर। अब टाइम पीरियड कितना होगा बता? 2 पाई बताओ अंडर रूट
I1 प्लस आई, ये हमेशा प्लस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कौन ज्यादा है? जिसका साइन ज्यादा है, टू माइनस, यही केस है। बोलो यहाँ पे कोई डाउट नहीं? दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। नहीं, ये पूरा केस को बोलते हैं जहां पे दो मैग्नेट रहता है ना, दो मैग्नेट का कॉम्बिनेशन को हम लोग ऐसा बोलते हैं टेंजेंट मैग्नेटोमीटर। क्लियर? इतना ही है। ये टॉपिक पूरा तरीका से कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ वो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। क्लियर ये बात? लेकिन दो ही केस हो सकते हैं। जैसे मेरे को वो तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये होगा ना नेट, क्योंकि ये रोटेट करेगा सेंटर पे, I1 प्लस I2 हमेशा होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर वाइज है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, बहुत आसान था, लिखने का जरूरत नहीं है। एक ग्राफ बना दिया ऐसा। क्लियर? ये सब वैल्यू दे दिया था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको बोला था कोएर्सिविटी रेटेंटिविटी का कुछ नहीं, यहाँ पे ये वाला रेटेंटिविटी लिखो। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन देखो। A paramagnetic material has a paramagnetic material has a paramagnetic material has 10 to the power 28 atoms per meter cube. The paramagnetic material has 10 to the power 28 atoms per meter cube. The paramagnetic material has 10 to the power 28 atoms per meter cube. Its magnetic susceptibility at a temperature 350 Kelvin. Its magnetic susceptibility at a temperature 350 Kelvin is 2.8 into 10 to the power minus 4. Its magnetic susceptibility at a temperature 350 Kelvin is 2.8 into 10 to the power minus 4. Find the susceptibility at 300 Kelvin. Find the susceptibility at 300 Kelvin. Find the susceptibility at 300 Kelvin. कुछ नहीं है, साफ साफ बोला है, पैरामैग्नेटिक है। वो जो दिया हुआ है 10 to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब, ये से वैसे ही दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं। क्लियर?
पैरामैग्नेटिक है, ससेप्टिबिलिटी कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर एवरीवन? तो ससेप्टिबिलिटी एट 300 केल्विन अपॉन ससेप्टिबिलिटी एट 350 केल्विन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? याद रखना टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं यहाँ पे, सेल्सियस में नहीं। ये चाहो तो लिख लो ना आप, केल्विन में होगा ये। तो टेम्परेचर केल्विन ये क्या होगा? 300, इधर क्या आएगा? अरे प्लीज ये रिलेशन समझ में आ रहा है? इनवर्स है ना। तो टेम्परेचर एट 300, सॉरी ससेप्टिबिलिटी एट 300 क्या होगा? 350 डिवाइडेड बाय 300 इनटू ससेप्टिबिलिटी एट 350, दैट्स ऑल। ये हो जाएगा 350 अपॉन 300, इसमें कितना था? 2.8 इंटू कितना था? 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद देखना, 3.267 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये आंसर आ गया। देख लो सॉल्व करके। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? हाँ, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं आएगा, नीट में नहीं आता ये वाला, ये इसमें बहुत सारे आया। The paramagnetic substance, the paramagnetic substance, the paramagnetic substance is in form of Q. The paramagnetic substance is in form of Q. The paramagnetic substance is in form of Q with side 1 centimeter. The paramagnetic substance is in form of Q with side 1 centimeter. The paramagnetic substance is in form of Q with side 1 centimeter and has magnetic dipole moment, and has magnetic dipole moment 20 into 10 to the power minus 6, and has magnetic dipole moment 20 into 10 to the power minus 6 joule per Tesla, unit है उसका, and has magnetic moment 20 into 10 to the power minus 6 joule per Tesla when a magnetic intensity of 60 into 10 to the power 3 ampere per meter is applied and has a magnetic dipole moment of 20 into 10 to the power minus 6 joule per Tesla when a magnetic intensity of 60 into 10 to the power minus 3 ampere per meter is applied. Calculate magnetic susceptibility. Calculate magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility का फार्मूला क्या था? M/H। खुद बताओ ये क्या होगा? स्टेटमेंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या और कुछ नहीं, मतलब H है यूनिट। अब मेरे को M निकालना है। M मेरे को पता है, डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। बोलो कोई डाउट है क्या? डाइपोल मोमेंट क्या है? कितना डाइपोल मोमेंट किया हुआ? 10 to the power वॉल्यूम माइनस 6, वॉल्यूम A क्यूब L क्यूब साइड क्यूब 10 to the power minus 6। अरे 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 to the power minus 2 ना, क्यूब करेंगे तो ये आएगा, गया ये। तो मैग्नेटाइजेशन कितना है? 20। तो 20 अपॉन H, H कितना दिया हुआ है? 60 into 10 to the power, तो ये हो जाएगा 1/3 into 10 to the power कुछ नहीं 0.33 into 10 to the power minus 2। कोई डाउट है क्या? दिस इज दी ससेप्टिबिलिटी। बोलो कोई डाउट है? या 3.3 into 10 to the power minus 4 तो भी लिखो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? दैट्स ऑल।
ये हो गया, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ए टू जेड जितना है देख लो, वही चीज सॉल्व कर लेना। तो आप कुछ बचा हुआ जितना था सब करा दिया। क्या नहीं, बस 3 था। ठीक है, तो ये डन है, बताओ। लिख लेना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो। सॉफ्ट, हालांकि मैग्नेटिज्म का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। सॉफ्ट आयरन इज यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन मतलब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, किसमें यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग को क्या चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। सॉफ्ट आयरन और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन और सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। और लिखो नेक्स्ट, हार्ड आयरन और हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, हार्ड आयरन और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ये डिफरेंस याद रखना। सॉफ्ट यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, हार्ड कहाँ पे यूज होता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर वो ईएमआई का पार्ट है, वहां पे जब होगा तो वो भी डिस्कस होगा सेपरेटली। यहाँ पे आया था, बता। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में? इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो मैग्नेट जो हम लोग खुद बनाए, क्लियर? वो सॉलिनॉइड के अंदर रहता है, करंट से कनेक्टेड रहता है, कॉइल कनेक्ट ये मैग्नेट। हम लोग चाहेंगे ये फ्लेक्सिबल हो, मतलब अगर मान लो ये बैटरी है तो करंट ऐसा डेवलप होगा, इसमें मैग्नेटाइजेशन आएगा, क्लियर? लेकिन जैसे करंट क्लोज कर देंगे तो हम लोग चाहेंगे ये मैग्नेट ना आए। मैग्नेट तभी तक जब तक करंट फ्लो हो रहा है। अरे क्लियर? इसलिए सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि अगर हार्ड रखेंगे तो रिलेटिविटी बढ़ जाएगा ना। इज इट क्लियर और नॉट? बस हो गया, हेडिंग करो अर्थ मैग्नेटिज्म। अगेन आउट ऑफ सिलेबस है, पहले बता दे रहा हूँ। हेडिंग इज अर्थ मैग्नेटिज्म, सिलेबस से हटा दिए थे। बस कुछ कुछ थोड़ा सा बेसिक पता रहना चाहिए, दैट्स ऑल, ज्यादा कुछ नहीं। लिखो, थ्योरी पहले ही बताया था कैसे होता है डेवलप। ठीक है, वापस से बता दे रहा हूँ। मान लो ये अर्थ है, अर्थ का एक्सिस कुछ 23 डिग्री अलाइन है, क्लियर? और ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट होता है, क्लियर है ये बात? ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये ज्योग्राफी के हिसाब से मैग्नेटिज्म वाला नॉर्थ, मैग्नेटिज्म वाला साउथ। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले ये पॉइंट मार्क कर दो आप। ये होता है ज्योग्राफिकल, जियोग्राफिकल नॉर्थ। और ये क्या है? जियोग्राफिकल साउथ। क्लियर है ये बात? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर? अच्छा, अर्थ कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कोर के अंदर का जो फ्लूइड है वो भी ऐसा ही घूमेगा, समझ में आया ना? क्लियर? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है एवरीवन? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद क्या होता होगा?
क्लियर, लिखो टाइम में लिख लेना कहीं, रिसर्कुलेटिंग आयंस, लिखो द कोर ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट, द कोर ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट एंड मोल्टन, द कोर ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट एंड मोल्टन, the core of earth is very hot and molten, so the circulating ions form a current loop, forms a current loop, so a circulating ion forms a current loop, so a circulating ion forms a current loop and creates, so circulating ion forms a current loop and creates magnetic field, and creates magnetic field, and creates magnetic field, and creates magnetic field around the earth, and creates magnetic field around the earth. Clear? ये डायग्राम आपको पता रहना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड सही से ड्रॉ कर पाओगे। अगर मान लो ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, क्लियर, ये बात, मान लो वो करंट कैरिंग लूप है, करंट है ये आई, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऊपर की तरफ, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा ऐसा, साइड वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूम के जाएगा, क्लियर, ये पार्ट इस तरह से, मतलब ऐसा है ना, इस तरह से रहेगा हमेशा, क्लियर ये बात, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, क्लियर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यहाँ पे आयंस ऐसा घूम रहा है, करंट इसके ऑपोजिट जाएगा, क्लियर, करंट कहाँ जाएगा, ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड याद रखना ऐसा बनता है, इधर से निकलता है, मैग्नेटिक कलर चेंज कर दो, यहीं पे ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज मत हो, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, इस तरह याद रखना, इधर एरो ऐसा है, कंफ्यूजन होगा, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, इस तरह, ठीक है, क्लियर, ये कोर है, ये आयंस है, करंट को देखोगे तो ऐसा है इधर, क्लियर, क्लियर, ये ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफी का साउथ है, मैग्नेट का नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे ज्योग्राफिकल साउथ होता है वो उसके पास मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ये याद रखना, इसको याद करते इस तरह से, ऐसा तरीका याद करते, इसको एक बड़ा सा मैग्नेट मान लो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, करने के लिए मानते कि मान लो अर्थ में एक बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और साउथ पोल में एंटर कर रहा है, क्लियर है ये बात, तो जिधर ज्योग्राफिकल साउथ होता है उधर मैग्नेटिक क्या होता है, याद रखना, मैग्नेटिक नॉर्थ, और जिधर मैग्नेटिकल जहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां पे क्या आएगा, ये है मैग्नेटिक साउथ, बोलो यार यहाँ पे कोई डाउट है क्या, यहाँ पे कोई डाउट है, जो एक्सिस इनसे पास होता है, ये जो एक्सिस पास हुआ इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ये क्या है,
हालांकि उल्टा हो गया, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा यहाँ पे ऐसा हो, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। और जो ये वाला है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। दोनों एक्सिस का बीच का एंगल होता है 11, अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री। क्लियर। ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, हालांकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, ड्रॉ कर लो। क्लियर। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये डायग्राम के बाद लिखो the angle between magnetic axis and geographical axis, the angle between magnetic axis and geographical axis, the angle between magnetic axis and geographical axis is 11.5 degree. The angle between magnetic axis and geographical axis is 11.5 degree. ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखो। सबसे पहला लिखो ज्योग्राफिकल एक्सिस, कुछ डेफिनेशन है, जस्ट ऊपर ऊपर पता रहना चाहिए, ज्यादा कुछ। हेडिंग डालो ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। The straight line passing through geographical north and south pole. The straight line passing through geographical north and south pole is called geographical axis. The straight line passing through geographical north and south is called geographic axis. ठीक है। जो geographical north और south से पास हो रहा है वो geographical axis। ठीक है। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक एक्सिस। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एक्सिस। The straight line passing through magnetic north and magnetic south is called magnetic axis. The straight line passing through magnetic north and magnetic south is called magnetic axis. The straight line passing through magnetic north and magnetic south is called magnetic axis. ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, the great circle on earth, the great circle on earth perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator. The great circle on earth perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator. The great circle on earth perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator. Next देखो magnetic meridian. The vertical plane meridian, the vertical plane passing through magnetic axis, the vertical plane passing through magnetic axis of a freely suspended magnet is called magnetic meridian. Next देखो geographic meridian. Next देखो geographic meridian. The vertical plane passing through geographic north and south. The vertical plane passing through geographical north and south is called geographic meridian. It's called geographic meridian.
plane passing through geographic north and south is called geographic meridian. The vertical plane passing through geographic north and geographic south is called geographic meridian. क्लियर है ये बात? बोलो यहाँ पे कोई डाउट है? कंसेप्ट स्टार्ट होता है, मैं बता दे रहा हूँ वो क्या है। फिर से डायग्राम एक बार और ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक टर्म बता, ये होता है ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस 11.3 डिग्री पे इंक्लाइन होगा कुछ इस तरह। ये है आपका मैग्नेटिक एक्सिस। इन दोनों का बीच का एंगल कितना होता है? बहुत कम होता है, 11.5 डिग्री। क्लियर? यहाँ देखो, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं बड़ा सा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना, ये सेंटर है मान लो, ये वाला जो सर्कल है इसको क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर? और जो नॉर्मल इक्वेटर पर ज्योग्राफी में वो क्या है? ये वाला, इसके परपेंडिकुलर, इसके सर्कल, इसके अराउंड अगर जो सर्कल है उसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ये ज्योग्राफिकल है, ये मैग्नेटिक। समझ में आएगी? लेकिन ये ज्योग्राफिकल का जरूरत नहीं है, तो ये है मैग्नेटिक। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे देखो, बोलो मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, इसमें कोई डाउट है क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग, ये कौन सा पोल है बताओ? ठीक है, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक। क्लियर ये बात? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट ये हो गया पहला डायग्राम, समझ में आया? सेकंड, अब आता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन। यहाँ ध्यान से देखो, यही कंफ्यूजन होगा सबसे ज्यादा। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो मैं यहाँ पे अर्थ पे यहाँ पे खड़ा, ड्रॉ मत करना अभी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट अर्थ का, ये पॉइंट समझ में आएगी? ये विजुअलाइज करना पड़ता है जनरली। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से नॉर्थ और साउथ की तरफ मेरे को एक प्लेन ड्रॉ करना होता है। उस प्लेन को ही बोलूंगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन मतलब प्लेन है, मेरिडियन मतलब क्या होता है? प्लेन। अब ध्यान से देखो, कैसे बताओ। मान लो ये अर्थ है, क्लियर? ये पार्ट क्लियर? ये अर्थ का नॉर्थ पोल इधर ही ऊपर ही मानते हैं, अर्थ को ऐसे नहीं इधर, और ये साउथ पोल, और मैं अर्थ में यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों से प्लेन पास करो, ये वाला। अरे 3 पॉइंट से प्लेन बनेगा ना, 3 पॉइंट इधर है, इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, इन तीनों को मिला के एक प्लेन पास कर। ये प्लेन, ये इसको 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 लेके एक प्लेन का ऐसे, ये प्लेन बना, ये प्लेन ही क्या बनेगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन का डेफिनेशन देखो क्या है? ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल, लेकिन कहाँ से? जहाँ पे आप खड़े हो वहां से। वो हालांकि डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये। क्लियर ये बात? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इसका अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं तो इसका प्लेन कुछ ऐसा आएगा। ये 3 पॉइंट को मिलाना ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इसका प्लेन कुछ ऐसा आएगा, देखो ध्यान। ये कौन सा प्लेन बनेगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्या था बताओ?
अच्छा, तो ये डायग्राम पहले ड्रॉ करो, मैं उसका बता रहा हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ये डायग्राम ड्रॉ करो। क्लियर? अब ध्यान से देखो यहाँ पे होता क्या है। पहले ये बताओ इसका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्या है? इधर होगा मैग्नेटिक साउथ, इधर होगा मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर? और मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा कॉम्पास किधर दिखाएगा? कॉम्पास किधर दिखाएगा? इधर दिखाएगा ना कॉम्पास, इधर दिखाएगा कॉम्पास, मैग्नेटिक साउथ की तरफ। क्लियर? देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, ऐसा जा रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कॉम्पास लेके, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये अर्थ है, कॉम्पास लेके, तो मेरा अर्थ का जो ये रहेगा पॉइंटर, वो किस पॉइंट पे रहेगा? ऐसा रहेगा। क्लियर? अब ये कॉम्पास, ये वाला मान लो ऐसा है, इधर दिखा रहा है। क्लियर? ये वाला 3 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा आगे और एक प्लेन बना दूं, इसको क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक। इसको क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक। मान लो मेरा कॉम्पास इधर दिखाएगा, अब ये सब बात है पोल की तरफ हमेशा दिखाएगा। क्लियर? अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, देखो यहाँ ध्यान से, इस तरह ये वाला प्लेन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सिर्फ समझने के लिए, ज्यादा कुछ इस पे ध्यान देना नहीं है, सिलेबस से हट गया है। ठीक है? क्लियर? डेफिनेशन क्या है मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन का? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ एंड द पर्सन स्टैंडिंग। अरे क्लियर? और मैग्नेटिक का क्लियर है ये बात? नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन DICLINATI एंड एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप, ये हो गया ना? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप। अब हमेशा यहाँ पे देखो होता क्या है, हमेशा मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ देखो, अब जब भी मैं ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा, यहाँ देखो हमेशा दो प्लेन ऐसे ड्रॉ करेंगे, हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल के लिए दो प्लेन। इसको लिखेगा ज्योमेट्रिक, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अरे क्लियर? ये कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? दो प्लेन है ना, दो प्लेन का इंटरसेक्शन से अगर ड्रॉ करो तो ऐसा आएगा। क्लियर? इन दोनों का बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों के बीच का कुछ तो एंगल होगा ना, दोनों प्लेन का बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कॉपी करो, सॉरी डेल्टा नहीं, अल्फा से रिप्लेस करो, अल्फा से रिप्लेस करो। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन is called angle of declination. क्लियर? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या?
मेरा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कुछ इस तरह से है। ये फ्रीली सस्पेंडेड का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इधर से अगर मैं लाइन खींचूं तो ऐसा दिखा रहा है, क्लियर। ये एक लाइन ऐसे खींचा जाता है, क्लियर। ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। इस लाइन से जितना एंगल ये नीचे रहेगा इस प्लेन में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डी। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डी। डेल्टा इज एंगल ऑफ डी, क्लियर। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? देखो ध्यान से, देखो दो प्लेन ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, समझ में आया? मान लो ये दो प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? पीछे वाला ज्योग्राफी, ये मैग्नेटिक। मैग्नेट हमेशा कौन सा प्लेन में रहेगा? मैग्नेटिक वाला प्लेन। ध्यान देखो, ध्यान से देखो। मान लो मैं यहाँ पे एक मैग्नेट इधर से लटका दिया, मैग्नेट सीधा नहीं रहेगा, मैग्नेट ऐसे पॉइंट कर, ऐसे पॉइंट, ठीक है। मान लो मैग्नेट, मान लो मैग्नेट का यहाँ से एक मैग्नेट है, क्लियर। मैग्नेट ऐसे पॉइंट कर रहा है, ऐसा। इधर से मेरे को एक प्लेन काटना है, ये प्लेन किधर से कहाँ से पास होना चाहिए? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। ऐसे पॉइंट किया। अगर मान लो मैग्नेट ऐसे पॉइंट करता, ऐसा, इस प्लेन से काटता मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को लेकर, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। हमेशा मैग्नेट मैग्नेटिक मेरिडियन में, क्लियर। ये वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों का बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मान लो मैग्नेट ऐसा शो करता है, ये जो एंगल होगा यहाँ से जितना ये नीचे गिरा हुआ रहता है, जितना डिप होता है इस प्लेन में, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल डिप्ड बाय द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखो हमेशा मैग्नेट किधर पॉइंट करेगा? जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का। अरे बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप। न्यूमेरिकल आएगा नहीं तो गारंटीड है नहीं आएगा, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व इसी तरह से करते हैं। समझ में आया? कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल आया डीप विद से रिलेटेड, पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, उसको अल्फा लिखना पड़ता है, इसको डेल्टा। समझ में आया? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर। वो विजुअलाइज करना पड़ता है कि दो प्लेन कहाँ से कट रहा है, क्लियर। वो विजुअलाइजेशन है पूरा, क्लियर। एक ही पॉइंट से दो प्लेन पास कराना पड़ता है। समझ में आया? एक्चुअल में आप कहाँ पे, एक्चुअल में आप खड़े हो यहाँ पे मैग्नेट लेके, समझ में आया? आप यहाँ पे खड़े हो मैग्नेट लेके, समझ में आया? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इज इट क्लियर और नॉट? तो डायरेक्शन निकालने के लिए बोर्ड में जो डायरेक्शन होता है जीपीएस होता है, हालांकि अभी सैटेलाइट बेस्ड हो गया है, लेकिन पहले जब नहीं था तो इसी तरह से निकालते थे। हर देखो हर ज्योग्राफिकल लोकेशन का अगर मेरे को डेल्टा पता चल जाए, अल्फा पता चल जाए, तो मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँ। अगर ये दो वैल्यू हर एक, मान लो मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं है लोकेशन क्या है, अगर मेरे पास डेल्टा है इस रीजन का और अल्फा है, तो मैं बता दूंगा ये लोकेशन अर्थ में है कहाँ। समझ आने के लिए ये कहाँ पे, ये जो दो डेटा यूज होता है कहाँ पे यूज होता है? जीपीएस सैटेलाइट फीडिंग में। जीपीएस जो काम करता है सैटेलाइट, उसको भी तो डेटा चाहिए ना, फीड करना पड़ता है। तो कौन सा डेटा फीड करते हो आप? डेल्टा और अल्फा, ये दो डेटा ही लगता है। समझ में आया? ये अर्थ का अलग अलग रीजन में अलग होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? बाकी ये बहुत अपने आप में एक सिलेबस है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये पूरा पूरा का पूरा चैप्टर। जो फुल पीएचडी कर लोगे तब भी समझ में नहीं आएगा पूरा का पूरा चैप्टर, इतना वास्ट है। देखो तो छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, क्योंकि वास्ट है, कॉम्प्लेक्स है समझने में, इसलिए सिलेबस से रिमूव किया गया है, क्लियर। और वो भी थोड़ा बहुत आउटडेटेड हो गया मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखोगे तो। अभी तो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, पहले ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड होता था। क्लियर है ये बात? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एक्चुअल में हो रहा है क्या, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, आपका मैग्नेट ऐसा है, ऐसा पॉइंट किया मैग्नेट, क्लियर है? ऐसा मैग्नेट पॉइंट किया इधर इधर, ये है एक्सट्रीम पॉइंट, एक प्लेन। क्योंकि 3D है ना, ये 3D समझना पड़ेगा। एक प्लेन ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? मान लो मैं ऐसा खड़ा हूँ,
इधर खड़ा हूँ, मेरा मैग्नेट पॉइंट कर रहा है इधर, ऐसा पॉइंट किया। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इमेजिन करो ऐसा पॉइंट किया, तो मैं इस पॉइंट से ऐसा पॉइंट कर रहा है, ऐसा एक प्लेन काटूंगा। ये प्लेन कहाँ से पास होना चाहिए, देखो इधर से तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ ऐसे, लेकिन ये पास कहाँ से होगा, मान लो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ऐसा पास होगा। ये हो गया मेरा ये पास, ये वाला। क्लियर क्लियर। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसको लेके, अब ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर है, ज्योग्राफिकल साउथ इधर, एक प्लेन ऐसे काटूंगा, ऐसे दो प्लेन कहीं ना कहीं कटेगा ना, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, समझ में आया, ये दोनों का प्लेन का बीच का एंगल है, समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर है ये पार्ट। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में ये कितना एंगल नीचे है वो वाला डेल्टा, समझ में आ रहा है। अब देखो ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट ये क्लियर है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कुछ नहीं, इसका काम सिर्फ इतना होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्क। अगेन वही डायग्राम ड्रॉ करूंगा, समझ में आएगी नहीं। अब खुद बताओ क्या क्या लिखूं, बोलो ये क्या है। मान लो मैग्नेट ऐसा ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं मैं मैग्नेट को, मैग्नेट मेरा ये क्लियर, ये पार्ट ऐसा मेरा मैग्नेट है, ये मैग्नेट का कॉम्पास, कॉम्पास नीडल, समझ में आया ये पार्ट। ये एंगल कितना है, ये नेट है, अगर इसको मैं वेक्टर कंपोनेंट में ब्रेक करूं, ये बी डेल्टा इधर कितना आएगा, बी कॉस डेल्टा, अरे यही ना, और इधर कितना आएगा, बी साइन डेल्टा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, बस यही याद रखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं BH, क्या होता है, बी नेट कॉस डेल्टा। अरे क्लियर, डेल्टा क्या है, डिक्लिनेशन या डिप, डिप। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BV, ये क्या आएगा बोलो, बी नेट साइन नेट। अरे क्लियर, दोनों को अगर मैं, ये तो पहले याद रहना है, समझ में आया कि नहीं, ये याद रखना है क्या यार, ये डायग्राम से ही तो पता चल जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखो, अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, BV अपॉन BH करो, BV अपॉन BH, BV इधर क्या आएगा साइन डेल्टा, इधर क्या आएगा, दोनों मिलके क्या होगा tan डेल्टा, BV BH। इसका मतलब क्या है, अगर किसी रीजन में आपको BV और BH पता है तो डेल्टा निकाल लो, ये क्या होगा tan इनवर्स BV बाई, क्लियर एवरीवन, बस इतना ही है, और यही है बस, और कोई न्यूमेरिकल नहीं, दैट्स ऑल, इतना ही है बस। बाद बाकी पूरा का पूरा पे न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। क्लियर, चलो यहाँ एंड करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 10 मिनट का टॉपिक बचा है, कुछ न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, नीट में नहीं, नीट में रिमूव किया था 2024 2025, ना 2024 में कोई क्वेश्चन आया ना, लेकिन क्योंकि बेसिक है, बेसिक इन सेंस थोड़ा बहुत हो सकता है कोई न्यूमेरिकल इसको लेके बना दे BH पे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बचता है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट ही ऑलमोस्ट समझ लो 10 मिनट का बताओ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है EMW का, EMW स्टार्ट करेंगे। EMW दो क्लास में हो जाएगा कंप्लीट, 2 से 3 क्लास, मैक्स से ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो यहाँ एक करते हैं।